हेलो स्टूडेंट्स, बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कल हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम राष्ट्रपति के अगले पार्ट यानी कि पार्ट 3 की बात करते हुए ये देखेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। अगर निश्चित कार्यावधि से पहले उनको हटाना है तो किस वजह से हटाया जा सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति को हटाने की बात कर रहे हैं हम। राष्ट्रपति को हटाना, कैसे हटाया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 56 में जब हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे 3 बातों का जिक्र किया था, जिसमें एक बात ये थी कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग क्यों लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, कब लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है, इस जो पूरी बात का जिक्र है वो है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पे लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया का उल्लेख करता है कि महाभियोग कैसे लाया जाएगा, कब लाया जाएगा, कहाँ लाया जाएगा, इसके बारे में बताता है। यानी कि महाभियोग का संबंध डायरेक्टली 2 अनुच्छेदों से है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव का उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेदों में है, तो उसके लिए 2 अनुच्छेदों का हम जिक्र करेंगे, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। अब यहाँ पर आगे प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख, तो इसका उल्लेख 56 में है। 56 में साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से पदच्युत किया जा सकता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महाभियोग प्रक्रिया क्या है या राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है, तो उत्तर होगा 61। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। अमूमन हम पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, ये शब्दों का प्रयोग बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जाएगा, ऐसा उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। तो किस शब्द का उल्लेख है, इसका हम जिक्र करेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे। अनुच्छेद 124 का उल्लेख कर रहे होंगे, 124 के क्लॉज 1, 2, 3 की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र करेंगे। लेकिन ये साफ साफ बता देता हूँ आपको कि महाभियोग शब्द का उल्लेख संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। अब देखते हैं प्रक्रिया क्या है। टोटल बात का हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को
लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, CSET 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। दोस्तों, इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। महाभियोग प्रक्रिया। पहली बात कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जी ने ऐसा क्या कर दिया हो कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो इसमें संविधान में उल्लेखित है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन कर दिया गया है, संविधान का उल्लंघन कर दिया गया है, तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहली बात। और यहां पर हम एक प्रश्न की बात करेंगे। एक प्रश्न बन सकता है यहां पे अच्छे वाला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है अगर नंबर 1 उन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया हो, उन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया हो। नंबर 2 उन्होंने शारीरिक अक्षमता आ गई हो। नंबर 3 उनके खिलाफ कदाचार सिद्ध हो चुका है। ऑप्शन चौथा या डी उपरोक्त सभी। मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसका बेस क्या है, किस बेस पे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। 4 ऑप्शन बनेंगे कि संविधान का उल्लंघन करने के कारण, उन्होंने शारीरिक अक्षमता आने के कारण, या उनके खिलाफ कदाचार का आरोप है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर एकमात्र जो कारण रहेगा, बेस रहेगा, वो संविधान का उल्लंघन है। उनमें कोई शारीरिक अक्षमता आ गई है, उनका जो व्यवहार है अच्छा नहीं है, उनके खिलाफ कदाचार सिद्ध हो चुका है,
इन बातों का जिक्र संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो संविधान का उल्लंघन सिर्फ एक ही आधार है कि अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो पहले वाक्य को पूरा करते हैं। संविधान का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति जी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये पहली बात। अब ये दो वाक्य हैं। पूरा वाक्य क्या है? संविधान का उल्लंघन करने के कारण लाए गए महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे सत्य असत्य में सिर्फ इतना पूछ लिया जाए, एक वाक्य दे दिया जाए कि संविधान का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, और आपसे पूछा जाए कि यह कथन सत्य है या कथन असत्य है, तो यह कथन असत्य है, गलत है। संविधान का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे? अभी तक तो मैं कह रहा था कि संविधान का उल्लंघन करने के कारण ही हटाया जाएगा। तो ये वाक्य अधूरा है। संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति जी ने कर दिया है तो इसके बेस पे सिर्फ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जब तक महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे वाक्य अधूरा है, वाक्य गलत है। यानी ऐसे नहीं है कि संविधान का उल्लंघन कर दिया और हम कहें चलो राष्ट्रपति जी अपना पद छोड़िए, ऐसे नहीं होगा। संविधान का उल्लंघन कर दिया है तो अब ये बेस तैयार हो गया है कि अब उनके खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव रखा जाए संसद में। फिर इस पर वोटिंग होगी, चर्चा होगी, बहस होगी। अगर वो प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति जी को हटाया जाएगा। यानी महाभियोग शब्द का प्रयोग हम जब तक नहीं करेंगे तब तक कथन गलत है। संविधान का उल्लंघन करने के कारण लाए गए महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। ये कथन अपने आप में पूर्ण है, ये कथन सत्य है। अब दूसरी बात, चलो प्रस्ताव तो लाया जा सकता है, प्रस्ताव कहाँ पे लाएंगे? ये भी प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में, निर्वाचन आयोग में, राज्य विधानमंडल में, है ना, या फिर पीएमओ ऑफिस में, कहाँ पे लाया जाएगा? तो आप सबको पता है कि ये प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में। और संसद में या तो आप लोकसभा में लेके आइए या फिर आप राज्यसभा में लेके आइए, कहीं पर भी ला सकते हैं। लोकसभा में प्रस्ताव रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। और ये प्रस्ताव जनता नहीं ला सकती, ये प्रस्ताव सांसद ही ला सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही ला सकते हैं, चाहे वो निर्वाचित हैं चाहे वो मनोनीत हैं। अब संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है तो ऐसे थोड़ी ना किसी बंदे को लगा, किसी एक व्यक्ति को लगा कि भाई राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो इनके खिलाफ प्रस्ताव ले आए। ऐसा नहीं होता। संविधान में लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और इस बात का समर्थन उस सदन के 1/4 सदस्य करते हैं। अब मान लीजिए कि राज्यसभा के जो टोटल सदस्य संख्या है 245 है, 245 सदस्यों का 25% हिस्सा, यानी कि 25% सांसदों को ये लगता है कि भाई राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन तो किया है, तब एक प्रस्ताव तैयार करके राज्यसभा में रखा जा सकता है। या अगर लोकसभा के कुल सदस्य संख्या, जैसे मान लीजिए 543 का ही जिक्र करते हैं हम यहाँ पे, इन 543 का 1/4 सदस्यों को ये लगता है कि भाई राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो प्रस्ताव लाना बनता है, तो प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा के सांसद लोकसभा में प्रस्ताव रखेंगे, राज्यसभा के सांसद राज्यसभा में प्रस्ताव रखेंगे। और प्रस्ताव जब रखा जा रहा है तो कम से कम उस सदन के 25% या 1/4 सदस्यों के साइन होने आवश्यक हैं कि भाई हम लोग राष्ट्रपति पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। अब ये सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है, अभी ये पारित नहीं हुआ है। अभी राष्ट्रपति को शक के घेरे में हम सिर्फ लेके आए हैं कि अब हम सोचने पे मजबूर होंगे कि राष्ट्रपति ने वाकई संविधान का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। अब जिस भी सदन में प्रस्ताव रखा गया है, मान लेते हैं कि लोकसभा में रखा गया है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरी बात कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, कितने बहुमत से? 1/4 बहुमत से।
अब इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता तो राज्यसभा के सभापति द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता। तो हमने यहां पे उदाहरण लिया है लोकसभा का, तो लोकसभा के अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया। अब उसको स्वीकृत कर लिया तो उस पर चर्चा करेंगे, हम देखेंगे, बाकी सांसदों की भी राय लेंगे कि भाई देखिए संविधान का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है, वास्तव में मुद्दा क्या है। अब इसकी गहराई में जाना होगा। तो जब प्रस्ताव रखा, मान लीजिए प्रस्ताव रख दिया गया है, मैं सिर्फ यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूं कि मान लीजिए प्रस्ताव 30 जून को रख दिया गया है, सिर्फ उदाहरण है कि 30 जून को यह प्रस्ताव रख दिया गया है। अब संविधान ये कहता है कि जिस दिन चर्चा होनी है, अब प्रस्ताव 30 जून को रखा गया है तो ये आवश्यक नहीं है कि 30 जून को इस पर चर्चा हो जाएगी या जुलाई में हो जाएगी। प्रस्ताव पर चर्चा कब होगी ये तय करेगा उस सदन का अध्यक्ष। और मान लीजिए एक लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रस्ताव पर हम चर्चा करेंगे 16 अगस्त को, ये सिर्फ उदाहरण है कि मान लीजिए 16 अगस्त को हम इस प्रस्ताव पे चर्चा करेंगे, सिर्फ उदाहरण है। अब उसमें हो सकता है कि उसी दिन चर्चा हो जाए या फिर 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 10 जुलाई को, जुलाई के लास्ट में या अगस्त में, या हो सकता है अगस्त में भी नहीं हो, सितंबर में, अक्टूबर में, कभी भी उस मुद्दे पे चर्चा हो सकती है। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि अध्यक्ष महोदय ने दिन फिक्स किया है 16 अगस्त कि भाई 16 अगस्त को हम इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। अब राष्ट्रपति जी को एक सूचना देनी होगी। कब देनी होगी? प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने से 14 दिन पहले, यानी कि 2 अगस्त को 2 अगस्त को राष्ट्रपति जी को एक सूचना भेजी जाएगी कि राष्ट्रपति जी ऐसे ऐसे करके लोकसभा में आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, आप चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं, या राष्ट्रपति अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकता है, राष्ट्रपति जी स्वयं आ सकते हैं, राष्ट्रपति जी अपना कोई वकील भेज सकते हैं, या हो सकता है राष्ट्रपति जी नहीं आए। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं या नहीं, लेकिन संसद उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार देगी। राष्ट्रपति जी का हक होगा कि वे अपना पक्ष रखें। अब 2 अगस्त को राष्ट्रपति जी को सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे करके प्रस्ताव लाया गया था और 16 अगस्त को उस पर चर्चा हो रही है। अब राष्ट्रपति जी, मान लेते हैं राष्ट्रपति जी आ गए, राष्ट्रपति जी ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने ये सिद्ध करना चाहा कि मैंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। जिन 1/4 सदस्यों ने उन पे आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है, वे तर्क देंगे कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति जी तर्क देंगे कि भाई मैंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया। फिर फाइनली अब ये चर्चा हो गई, बहस हो गई। अब अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि ऐसे करते हैं, इस प्रस्ताव पर दोबारा से वोटिंग करवा लेते हैं भी 543, क्योंकि लोकसभा की बात है कि 543 में से अब कितने सांसदों को यह लग रहा है कि वाकई संविधान का उल्लंघन हुआ है। अब दोबारा से उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अब अगर वोटिंग होती है और कुल सदस्य संख्या का, यानी कि 543 का 2/3 सदस्यों ने उस पर साइन कर दिया कि राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो महाभियोग प्रस्ताव एक सदन से पारित समझा जाएगा। यहां पे मैं आपको दोबारा बता दूं, कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल 543, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, आप एक बार चाहें तो 545 भी लिख सकते हैं। तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्यों ने अगर ये कह दिया है, ये साइन कर दिया है कि राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो लोकसभा से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अब ये प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा के पास। अब हम देखेंगे कि राज्यसभा में क्या होगा। अब मान लेते हैं कि वो प्रस्ताव राज्यसभा के पास आ गया और अब प्रस्ताव राज्यसभा में आ गया, तो अब 1/4 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता नहीं है। 1/4 की आवश्यकता एक बार पड़ेगी जब प्रस्ताव रखा जा रहा है। अब राज्यसभा में आ गया है तो वो तो ऑलरेडी रखा गया है, अब राज्यसभा ने सिर्फ उस पर चर्चा करनी है, ये देखना है कि वाकई संविधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ, ये क्या मुद्दा है। तो अभी हम बात कर रहे थे
कि 16 अगस्त को लोकसभा से यह प्रस्ताव पारित होकर कहां आ गया है? राज्यसभा के पास। समझ रहे हैं आप इस बात को? 16 अगस्त को इस पर चर्चा हुई थी, 16 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित होकर आ गया है राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास 16 अगस्त को आया है। देखिए, अब राज्यसभा का सभापति फिक्स करेगा कि अब हम इस पर चर्चा कब करेंगे। जरूरी नहीं है कि वे भी 16 अगस्त को करेंगे या 17 अगस्त को करेंगे। राज्यसभा का सभापति ये देखेगा कि कब हमें टाइम है, कब हम इस प्रस्ताव पे चर्चा करें। और मान लेते हैं कि उन्होंने कह दिया कि हम इस पर चर्चा करेंगे 30 अगस्त को। सिर्फ एग्जाम्पल है, 30 अगस्त भी कह सकते हैं, सॉरी 30 अगस्त तो नहीं हो, थोड़ा आगे लेके चलते हैं इसको एक बार। मान लेते हैं 15 सितंबर को ये कह दिया कि हम इस पर चर्चा करेंगे। अब इस 15 सितंबर से फिर 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना करनी होगी, यानी कि 1 सितंबर को, कि भाई जो लोकसभा से प्रस्ताव पारित हुआ था आपके खिलाफ वो राज्यसभा में विचाराधीन है और जिस पर हम 15 सितंबर को चर्चा करने जा रहे हैं, आप अपना पक्ष रखिए। अब राष्ट्रपति जी दोबारा जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे प्रस्ताव पारित न हो, राष्ट्रपति जी बच जाएं तो अपना पक्ष रखेंगे। अब वहाँ पर फिर से चर्चा होगी, बहस होगी, फिर वोटिंग होगी फाइनली कि अब कितने लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है। और अब अगर 245 का 2/3 सदस्यों ने, यानी कुल का 2/3, दोबारा से पहले लोकसभा का कुल का 2/3, फिर राज्यसभा का कुल का 2/3 सदस्यों ने अगर प्रस्ताव पर साइन कर दिए हैं, यानी कि उन्होंने ये कह दिया है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, यानी ये प्रस्ताव फाइनली पारित हो चुका है। तो दो ही बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या ख्याल रखना है आपको कि प्रस्ताव लाने के लिए तो 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, वो भी कुल का। जिस सदन में लाया जा रहा है, लोकसभा में लाया जा रहा है पहले, तो लोकसभा का 1/4, और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा का 1/4, और प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3, लोकसभा का भी कुल का 2/3, राज्यसभा का भी कुल सदस्य संख्या का 2/3। तो ये प्रस्ताव पारित हो गया है। पहली बात तो कि भारतीय संवैधानिक इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया नहीं गया है। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि ऐसा कभी कोई प्रस्ताव लाया ही नहीं गया है, क्योंकि सत्य असत्य वाले जब प्रश्न आते हैं ना, तो 3 फैक्ट तो बिल्कुल सत्य लिख देगा एग्जामिनर, और चौथा लिख देगा कि अब तक एक बार महाभियोग प्रस्ताव का प्रयोग हो चुका है, ऐसा लिख देगा। तो हमें अपने दिमाग में इस चीज़ को फिक्स कर लेना है कि आज तक संवैधानिक इतिहास में महाभियोग प्रस्ताव का प्रयोग किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं किया गया है। अगला 5वां इसका फैक्ट है कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अर्ध न्यायिक अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, और मेरे ख्याल से हर तीसरे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है सत्य असत्य में कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। तो अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक का मतलब ये है कि राष्ट्रपति पे जो आरोप लगाए गए हैं संविधान के उल्लंघन करने के, इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय से करवाई जा सकती है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने के जो आरोप आरोपित किए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं, कितने बुनियादी हैं या फिर वे बुनियादी हैं, इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय से करवाई जा सकती है। इस कारण से महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला 6वां पॉइंट, हमने राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा था, निर्वाचक मंडल पढ़ा था, कौन कौन होते हैं। अब हमें यह भी देखना होगा कि जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है उसमें कौन कौन भाग लेता है। अच्छा प्रश्न बन सकता है, आपसे लिख देगा कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के सदस्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य
ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर कौन कौन सा सही है। तो अगर आपने नोट किया हो तो मैं बार बार कह रहा था कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 2/3, और कुल का मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों, यानी कि संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें निर्वाचित भी आ जाते हैं, जिसमें मनोनीत सदस्य भी आ जाते हैं, जिसमें मनोनीत सदस्यों का भी उल्लेख है। राज्य विधानमंडलों का इस संदर्भ में कोई रोल नहीं है। राज्य विधानसभाओं ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, परंतु राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्यों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, जबकि महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो 2 बातें हो गई। तो ये था राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। अब हमें देखना है कि अगर राष्ट्रपति जी का कार्यकाल पूरा हो गया है, या फिर राष्ट्रपति जी स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहते हैं, या फिर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उनको हटाया गया है, राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? तो इसका उत्तर है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले किसे उपलब्ध करवाई जाती है? तो उसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बन सकते हैं कि प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, निर्वाचन आयोग, कितने के ऑप्शन बन सकते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब वह राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार भी हैं। हालांकि जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों की कार्य की बात करेंगे, कल हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, महाभियोग और राष्ट्रपति की विशेषाधिकार। वहाँ पर भी हम इसका दोबारा से जिक्र करेंगे। अनुच्छेद 361 ये साफ साफ शब्दों में कहता है कि कोई भी न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं कर सकता। यानी कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। कोई भी सिविल मामला, कोई भी क्रिमिनल मामला उनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। यानी न तो दीवानी मामला कोई भी, और न ही फौजदारी, कोई मामला उनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता जब तक वे पद पर आसीन हैं। यानी कि हम भारत का प्रथम नागरिक की बात कर रहे हैं, तो पद पे रहते हुए, क्योंकि ये बड़ा ही सम्मानित पद है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रपति जी को गिरफ्तार करना है, उनके खिलाफ कोई सिविल क्रिमिनल मामला चलाना है, तो पहले आप महाभियोग प्रस्ताव लाइए, उनको पद से हटाइए, क्योंकि अब वे राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, तो उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, सिविल क्रिमिनल मामला चलाया जा सकता है। ये बात की बात है। पद पे रहते हुए उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। परंतु यहाँ पे एक परंतु है कि कुछ सीमा तक दीवानी मामला चलाया जा सकता है उनके खिलाफ, लेकिन इसकी सूचना उनको 2 माह पहले देनी होगी। इसकी सूचना 2 महीने पहले देनी होगी, और जिस भी व्यक्ति से इसका संबंध है उसका पूरा एड्रेस, पूरा बायोडाटा, नाम, सब कुछ का उल्लेख राष्ट्रपति जी को उपलब्ध करवाना होगा। तो कुछ सीमा तक दीवानी मामला चलाया जा सकता है, लेकिन 2 माह की पूर्व सूचना पर। यानी सीधी सीधी बात यह है कि उनके खिलाफ कोई मामला चलाया जा ही नहीं सकता, पद पे रहते हुए उनको गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। तो ये था राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, और दूसरा है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। त्यागपत्र का हमने जिक्र कर लिया है। कल हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ।
पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्तियाँ, फिर हम व्यवस्थापिका, फिर न्यायिक शक्तियाँ, उसके बाद में क्षमादान न्यायिक शक्तियों के बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और अन्य जो भी शक्तियाँ हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। यानी कम से कम 6-7 पार्ट हमारे राष्ट्रपति के बनेंगे। हर एक बिंदु को, हर उस अनछुए पहलू को हम छूने की कोशिश करेंगे जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। तो कल हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ।